नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बजट सत्र जम्मू कश्मीर में चल रहा है और बजट सत्र दिल्ली में भी चल रहा है। दूसरे चरण का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। मणिपुर को लेकर के जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, उसके बाद फिर से चालू हुई। लेकिन आपको बताते चले कि जम्मू विधानसभा में जो दो अहम मुद्दे आज छाए रहे वो ये था कि जो कठुआ में लगातार निरंतर दो घटनाएं हो चुकी हैं, आज तीसरी भी घटना का खुलासा हुआ है कि दो बच्चे राजबाग थाने के अंतर्गत आने वाले दो बच्चे मवेशियों को चुराने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। मवेशी वापस आ गए और वो भी नहीं है। इससे पहले आपको बता दें कि 3 बारातियों अपनी बारात से लापता हो गए थे, उनकी डेड बॉडीज मिली है। उससे पहले 2 यूथ मवेशी चराने गए थे, उनकी भी डेड बॉडीज मिली है। अब सवाल ये उठता है कि हाउस के अंदर जोरदार हंगामा हुआ। हाउस के अंदर जब हंगामा हुआ तो चीफ मिनिस्टर का ये कहना था, बार बार उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष अगर वहां जा सकते हैं, यानी सुनील शर्मा एसओपी सुनील शर्मा अगर वहां पर जा सकते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को वहां क्यों नहीं जाने दिया गया, बाकी लोगों को क्यों नहीं जाने दिया। इवन उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि आप, यानी सुनील शर्मा से कहा कि आप स्पोक्स पर्सन यानी पुलिस के स्पोक्स पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन मामला बड़ा संगीन है। उसके अलावा गुलमर्ग में रमज़ान के दिनों में फैशन शो का भी मामला छाया रहा। लेकिन शुरुआत में आपको दिखाते हैं कि दो बच्चे लापता हुए हैं, उनके परिजनों का क्या कहना है। आखिर किन संदिग्ध परिस्थितियों में वो लापता हुए हैं। मवेशी घर आ गए हैं, लेकिन वो फिलहाल उनका कोई अता पता नहीं है और ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ही लगातार तीसरी वारदात है। आइए देखते हैं परिजनों का क्या कहना है। मुड़ के लब्भा ही नहीं। असें आख्या कि कुड़ी के घर होना, उत्थे भी नहीं लब्भा। सारे इलाके ढूंढ छड्डिया फिर के हर 2 मुट्ठी बिच रहना में, कोई पता नहीं चलिया। मेरा नाम स्वारू। बड़े परेशान है, कोई पता नहीं लगा जी कित्थे गया कित्थे नहीं। सारा इलाका वाह छड्डिया ढूंढ के, कोई पता नहीं लगा। आज कितने दिन हुए? आज कोई 9-10 दिन हो गए। 9 दिन हुए, 9 दिन हो गए तो कोई पता नहीं चलिया। 9 दिन हो गए तो कोई पता नहीं चलिया। तो वो गया मैं पंपड़ों गया कुड़ी के घर, तो पता कोई नहीं चलिया। थाने कोई रिपोर्ट लिखाई? थाने हाँ रिपोर्ट दी लिखाई। हाँ क्या आखदे थाने वाले आखदे करांगे भी भाई, कोई कख भी नहीं की। रोन रद्द पेदा, रोटी भी नहीं खाधी, कुछ भी नहीं किया। माल ना बिपता पेदी, सब किसी ना बिपता पेदी। रो रो के दिहाड़ी रात सो जाने। छड़ा एक पानी का गिलास पीता सवेरे का, सारी दिहाड़ी भुखे रोने। आज किन्ने दिन हो गए मेरे बच्चे को निकले नूं। कदों आएगा मेरा बच्चा, कदों तू आएगा मैनू मेरा बच्चा, कदों तू आएगा। आज 10 दिन हो गए मेरे बच्चे नूं गए नूं। मैनू कदों तू आएगा मेरा बच्चा। आज लभ रहा मेरा बच्चा तो सब कुछ ठीक। मेरा बच्चा नहीं सुनता भी। मैनू लभ जाएगा, रब दे वास्ते मेरा बच्चा लभ जाएगा। नहीं मैनू कहीं नहीं चाहिए। मैं रो रो के मर गई टेंगरा, मगर दौड़ दौड़ के सब खाए मगर दौड़ दौड़। मैनू कहीं नहीं लभा, घर बैठी नू मेरा बच्चा नहीं मिले अभी। कहीं भी आपको पता चले, इन बच्चों की आप फोटो ध्यान से देख लें। कहीं भी किसी भी इलाके में ये जाएं, जैसे ही ये खबर फ्लैश होगी, इस खबर के साथ तमाम जितने भी लोगों के जो इनके साथ वाबस्ता हैं, इनके वालिद हैं, इनके जो परिवारजन हैं, उनके नंबर जो हैं वो इस खबर के साथ चलाए जाएंगे। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, वो कहीं भी किसी भी इलाके में इस खबर को देखते हैं, वो तुरंत जो नंबर दिए जाएंगे उन नंबरों पर संपर्क करें, क्योंकि इनके नौजवान बच्चे हैं। एक बच्चे की उम्र 11-12 साल है और दूसरे की 14-15 साल है। बच्चे पालना बहुत मुश्किल है, माँओं की बहुत बुरी हालात है और ये बच्चे घर से चला गए हैं। हम उस भगवान से खुदा के ये अरदास करते हैं कहीं गलत हाथों में ये बच्चे ना आएँ, ये बच्चे सुरक्षित हों और साकुशल ये बच्चे दोबारा अपने परिवार में आ जाएं। इस चीज़ की मैं उस खुदा वाहिगुरु भगवान के आगे हम अरदास करते हैं और इनको भी मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूं, क्योंकि जो मीडिया है, आज मीडिया का युग है, डिजिटल युग है, इस खबर को पूरे देश में देखा जाएगा। तो दर्शकों, आपने देखा इनकी संवेदनाओं को, इनके दुख को, इनकी चिंताओं को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। परिवार पूरी तरह से
कहीं ना कहीं चिंतित है कि उनके बच्चे आखिर गए कहाँ पे हैं। इस वक्त हमारे साथ दिनेश सिंह जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीप सिंह प्रवक्ता हैं और बीजेपी के आशीष हांडा, डॉक्टर आशीष हांडा जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बताते चलूँ दोनों ही अपने विशेष अतिथियों को कि जम्मू कश्मीर में एक जिले में लगातार दूसरी तीसरी वारदात हुई है, जिसमें पहले 2 जवान मवेशी चराने गए थे, उनकी डेड बॉडीज मिली हैं, वो एरिया आतंकवाद ग्रस्त है। फिर एक बारात में से 3 लोग गायब होते हैं, एक मासूम बच्चा भी था, तीनों की डेड बॉडीज मिलती हैं। और 7 मार्च को 2 बच्चे फिर से लापता हैं और 2 मवेशी चराने गए थे, अभी तक लौट कर नहीं है यहाँ। और बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट का सत्र भी, जो दूसरा चरण है बजट सत्र का, वो भी शुरू हो चुका है। मैं पहले दर्शकों को बताऊंगा कि जो लोकल एमएलए हैं सतीश शर्मा बिलावर के, उनका क्या कहना है, पहले हम वो दिखाते हैं, फिर हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू करेंगे। किस तरीके से देखते हैं, कल भी होम सेक्रेटरी के द्वारा 2 बैठक जो है वो आप देखने को मिली, किस तरीके से? देखिए, देखना क्या है, ये तो घटना घटी है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और आज देश के होम सेक्रेटरी जो हैं वो कल से यहाँ पे हैं, तो हमें लग रहा है केंद्र तो इसके लिए आश्वस्त है, हम उससे कोई वो नहीं कह रहे। उन्होंने जो भी किया है, उनका जो काम हो सकता था वो कर रहे हैं। ये ठीक है कि वो बड़ा टफ टेरेन है, यहाँ पे ये घटना घटी, लेकिन क्यों घटी, मुझे उसके लिए मेरा प्रश्न है कि क्यों घटना घटी। कुछ लोग घर से निकलते हैं, बारात में जाते हैं, तो वो अपना क्या ये अपने मतलब त्यौहार या अपने वो नहीं मना पाएंगे और लोगों की रास्ते में हत्या हो जाएगी। इस बात के लिए ये एक मतलब इंक्वायरी का विषय है, इसको इंक्वायरी करना चाहिए और प्रॉपर ढंग से करना चाहिए। कुछ लोग इस सारे इशू को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, वो डाइवर्ट नहीं होने देंगे हम। डाइवर्शन इसमें मतलब ही नहीं आने का। ये मुझे सीधा सीधा इसमें आतंकवादी घटना का मतलब जिक्र हो रहा है, दिख रहा है। एक बच्चा जो बारात में जा रहा है, छोटा बच्चा, 14 साल का बच्चा, जो यूपीएससी की दिल्ली के अंदर बैठकर तैयारी कर रहा था कि मुझे कल को एक आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस। उस माँ के मन के अंदर कितने अरमान होंगे कि मैं अपने बच्चे को बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी। जो टीचर है, आप उसकी हालत देखते ना, वो धरती को चीर रही थी, जिसके बेटा जिसका दिल का नौ निहाल गया हुआ है। तो ये सारी घटनाएं जो है ये बड़ी विचारणीय है साहब। हम यही कहना चाहेंगे कि इसको कोई धर्म, जात, पार्टी, प्रांत, भाषा से ना जोड़ते हुए मानवता के आधार के ऊपर लिया जाए। ये बहुत बड़ा मतलब हृदय विदारक दृश्य था ये मैं आपको बता। इलाके में इस प्रकार की घटना होना, इससे पहले भी 2 नौजवानों का जो है वहाँ पे शव मिलना, एक्टिविटी बढ़ना है, दिक्कत तो है। इसके लिए अभी सरकार भी थोड़ा सा, ऑफिसर भी, अधिकारी भी हिले जुले हैं। लोग पहले ही कह रहे थे, लेकिन कुछ बातें होती हैं ना कि वो किसी का बलिदान ही होना था, तो उसके बाद इनको हिलना जुलना था। वो बलिदान हुए हैं और आज मैं मानता हूं कि वहाँ पे सारा ये वातावरण सक्रिय है, सारे हमारे फोर्सेस के लोग सारे डटे हुए हैं। मैं उसके लिए भी को कहूँगा, लेकिन लोगों के अंदर एक जो राष्ट्रभक्ति की भावना जो एक वो रहता है ना, वो अभी है। वो लोग डटे हुए हैं, लोग अपनी हिम्मत नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं उनके ऊपर हमको कितनी जल्दी न्याय मिलेगा, क्या लगता है? अब देखिए, गृह मंत्री जी ने ये बात कही है कि हम आपके साथ हैं। मुझे भरोसा है, मुझे गृह मंत्री के ऊपर अपने पर पूरा भरोसा है कि इसका निपटारा होगा और जल्दी वो जो दोषी है उनको सजा मिलेगी। जल्दी मुझे भरोसा है इसकी कि हम कुछ ना कुछ होगा। जिस प्रकार से ये सारा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया और अभी भी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा, वस्त्र पर भी, उनके 3 नौजवानों के वस्त्र पर भी सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। उठाए रहे, वो है ही है। देखिए, उस बच्चे की पैंट जो है वो उल्टी पहनी हुई है। वो जो एक नौजवान है उनके ऊपर शर्ट नहीं है। जो बारात में जाएगा, जो फंक्शन में जाएगा, वो नंगा होकर थोड़े जाएगा, वो कपड़े पहन के जाएगा ना, या उल्टे कपड़े पहन के थोड़े जाएगा। तो इस तरह से ये एक बड़े मतलब हृदय विदारक दृश्य है और इनको डाइवर्ट नहीं होने देंगे हम सब। चलिए, कंसर्न एमएलए ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ये आतंकी मामला है, ये नॉर्मल मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं ना, उल्टी पतलून पहन के कौन जाएगा, और उन्होंने कहा कि शर्ट के बिना कोई बारात में जाता है। ये बारात में गए हुए 3 लोग थे। मैं डॉक्टर आशीष से जानना चाहूँगा, डॉक्टर आशीष, आज लोकसभा की कार्रवाई होती है और 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है, सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होती है, लेकिन अब इनको मणिपुर मुद्दा कांग्रेस को बड़ा याद आ रहा है, क्या कहेंगे? विनोद जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, आपने यहाँ पे 2 अलग अलग मुद्दे उठाए हैं।
एक आपने मुद्दा उठाया जम्मू कश्मीर का जी। और वहां पे हुई इस दर्दनाक हत्याओं का, इस निर्मम हत्याओं का और इस हृदय विदारक सूचनाओं का। तो मैं बीजेपी की तरफ से इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी हम लोग सेंटर में इस चीज का संज्ञान ले चुके हैं। जब मैटर उस लेवल तक रेज कर दिया गया हो कि एलजी साहब मनोज सिन्हा ने ऑर्डर्स जो है प्रोब ऑर्डर्स निकाल दिए हों, जब मामला उस लेवल तक एस्केलेट हो गया हो कि यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने इसका संज्ञान लेते हुए जल्द जस्टिस का एश्योरेंस दे दिया हो, और जब मामला इस लेवल पे एस्केलेट हो गया हो कि खुद यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसको क्लैरिफाई कर दिया हो कि ये दिस इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, ये लोकल उपद्रव का कोई सिचुएशन नहीं है, बाहरी ताकतों का इसमें हाथ है, ऐसा क्लियर अंदेशा दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब यूनियन होम सेक्रेटरी खुद गोविंद मोहन इस समय जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके हों और साइट पे उस समय अवेलेबल हों और सारा इस समय पूरा उसका प्रोब चल रहा हो, लेकिन क्योंकि ये क्यों हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन तीन का आपने नाम लिया, 40 साल के दिनेश, 32 साल के योगेश सिंह और 15 साल के वरुण सिंह, जो एक बारात में जा रहे थे और जिनका अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई, वो बहुत क्लियरली एपरेंट है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा में जुड़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है, जिस तरीके से अभी पहला बजट सेशन जम्मू कश्मीर असेंबली में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि यूनियन टेरिटरी 2019 में बना दी गई थी जब धारा 370 2018 में हटाई गई, तो ये पहला बजट सेशन जब वहां पे हो रहा है, तो ऐसे में पूरे के पूरे प्रोसेस को डिरेल करने के लिए, इंटरनेशनल मीडिया की दोबारा से अटेंशन ग्रैब करने के लिए, और जम्मू कश्मीर में सब ठीक नहीं चल रहा, इस नैरेटिव को, इस एंटी इंडिया नैरेटिव को फिर से हवा देने के लिए कुछ बाहरी ताकतों का किया हुआ ये कृत्य ऐसा क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसके धागे कहां कहां तक जुड़ते हैं वो क्लैरिटी से सामने आएगा। लेकिन ये रोका जाना चाहिए, ये रोका जाएगा, और ऐसी निर्मम हत्याएं दोबारा सिविलियंस के साथ ना हो, किसी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक को इस तरह से टारगेट ना किया जाए, और भयमुक्त जीवन जो उनका मूलभूत अधिकार है, जिसके लिए सेंट्रल सरकार प्रतिबद्ध है, वो उनको मिले, ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा आश्वासन आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के दर्शकों को हम देना चाहते हैं। दिनेश जी, मणिपुर को लेकर के आज फिर मणिपुर तो सुलग रहा है, लेकिन आज पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठा है। जी दिनेश जी, आप सभी को प्रणाम मनोज जी। सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर में जो दुखद घटना हुई तो उसके लिए मैं अपना दुख प्रकट करता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि जो ऐसा नहीं पीड़ा जो परिवार उनको हो रही होगी वो हम लोग समझ सकते हैं, पूरा देश उनके साथ में, और इस तरह की घटनाएं, अप्रिय घटनाएं जो ना हो तो उतना अच्छा है। लेकिन जो जैसे में तो मैं अमन चैन की बहाली की जो जल्दी हो तो ये मैं चाहता हूँ। दूसरा देखिए, जैसे कि मणिपुर की जैसे उसमें बता रहे हैं, तो वो देखिए पार्लियामेंट में जिस तरीके से और किसी भी चीज को लेकर स्थगन प्रस्ताव का या किस तरह का निंदा प्रस्ताव या इस तरह की चीजों को लाने का काम विपक्ष काम करता है, तो देखिए आज से लेकर 4 अप्रैल तक जो है एक महत्वपूर्ण सेशन चलने वाला है मनोज जी। तो इसमें प्रतिपक्ष जो है उसको अपनी भूमिका इस तरीके से करनी चाहिए कि अगर देखिए मुद्दे कुछ अगर हैं तो उठाना काम है प्रतिपक्ष का, उठाना भी चाहिए, और लेकिन उसमें रिलेवेंट जो चीजें हों उनको डालना, जैसे डिलिमिटेशन उस तरह की जो चीजें या जो भी चीजें हैं, तो 36 विधायक जैसे विधेयक है वो आने वाले हैं, तो सभी भी देखिए अगर प्रॉपर तरीके से अगर चर्चा हो पाएगी तभी देखिए मतलब चर्चा सार्थक होगी, प्रोडक्टिव होगी और कंस्ट्रक्टिव होगी। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव के जगह डिस्ट्रक्टिव अगर मोड पे अगर जाएगा तो कहीं में उसको ठीक नहीं होता, और मतलब जनता के मतलब एक तरह से गाड़ी कमाई का दुरुपयोग और उसी तरीके से जो समय का जो है जो सदुपयोग होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अगर होता है तो हम लोग सभी उसमें जो मतलब कि एक तरह से जो वैल्यूबल जो चर्चा होगी उससे हम लोग सभी वंचित रह जाएंगे, और उस जानकारी से वंचित रह जाएंगे कि वहाँ पर जो मतलब जो पुराने जिस तरह के जो सदस्य वहाँ पर चर्चा करेंगे और जो देश उसके बारे में जानेगा कि किसी चीज को लेके। अब जैसे मणिपुर की जैसे बात अगर करते हैं तो मणिपुर में देखिए घटनाएं जो है वो ठीक है दुखद है, अपने इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष जो है या प्रतिपक्ष जो है उसकी अपनी भूमिका जो है वो तय क्यों नहीं करता है। वहां पर ज्यादातर समय जैसे कि प्रतिपक्ष का जैसे राज रहा तो उस टाइम पे जैसे कि 1991 की चाहे घटनाएं कहें या मतलब उसके बाद में रहे या उसके पहले कहें, जिसमें हजारों लोग हताहत हुए, हजारों लोगों को वहां पर छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, अपना घर छोड़ना पड़ा, मकान दुकान छोड़ना पड़ा, और अपनी गाड़ी कमाई को वहां पर कहीं ना कहीं जो बर्बाद हुई उसको उसके पीछे बात करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे चीजों को डिरेल करने के लिए अपने प्रोसेस को किस तरीके से अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए, और अगर प्रतिपक्ष करता है तो मैं खुद उसके लिए आपकी सभा में स्थगन प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव देता हूँ कि भाई किस तरीके से क्यों करने का काम करते हैं, अपने तरीके से वैल्यूबल चीजें हैं
तो वैल्यूबल चीजें हैं, तो उनको मतलब वैल्यूबल जैसे चर्चा भी है, तो उसको लेके चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, जैसे कनिमोझी है उनकी तरफ से कुछ चीजें आई, ट्राइलिंगुअल जैसे मतलब एक जो मतलब भाषा जो है 3 भाषाओं को लेकर के, जो कि बच्चे अगर 3 भाषा पढ़ते, 5 भाषा पढ़ते हैं तो उसमें अच्छा ही रहता है। सारे देश से कनेक्टिविटी अगर बढ़ती तो उसमें क्या समस्या थी। तो अकेले सिर्फ मणिपुर की बातचीत नहीं, मैं सारा पूरा समावेश बताता हूँ मनोज जी, कि पूरे तरीके से सब इस टाइम पे बड़ा दुखद है उस तरीके से, और मैं खुद उस चीज से आहत हूँ कि कहीं ना कहीं जो सदन का जो समय है उसका दुरुपयोग जो किया जा रहा है, तो मैं उससे कतई बिल्कुल मतलब उसको पसंद नहीं करता। और उस तरीके देश की जो जनता है वो भी चाहती है कि जैसे कि मतलब सीधा होता है इस तरीके से कि जैसे कि मतलब पूरे तक पहले क्या होता था, जैसे किसी संसद सदस्य से मिलने के लिए दूर दराज से कोई व्यक्ति आता था तो वो संसद सदस्य समय देता था कि ऐसा है कि पार्लियामेंट चलेगा, शाम को आप 6 बजे करीब आइएगा, या बीच में मैं लंच के लिए आऊंगा उस टाइम मिलेगा। लेकिन इस टाइम पे कुछ नहीं पता होता, मतलब एक जैसे कि जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी माहौल बना लिया उसी का कि संसद सदस्य जैसे कि नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, या जैसे कि अशोका रोड, कहीं भी जहां भी रह रहे हैं, तो वहां पर जैसे 12 बजे पहुंचे, मतलब 11 बजे पहुंचे, कहने ठीक है आधे घंटे में आ जाएंगे, पार्लियामेंट तो अभी स्थगित होने वाला है। तो इन चीजों को लेकर के थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा विनोद जी। और जो भी जैसे जिस तरीके जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं, तो मैं उनकी तरफ देखिए आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मेरी सलाह जरूर है कि जैसे पहले इससे 2019 और 2014 के समय जैसे 50 या 50 से कम सीटों में सिमट गई, तो वो अपने आप में दुखद था। दुखद का मतलब ये था कि इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा प्रतिपक्ष जो था, क्योंकि अगर जैसे कि ज्यादा नंबर आपके रहेंगे, मैं कांग्रेस की तरफ स्पष्ट बता रहा हूँ कि ज्यादा नंबर आपके अगर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से वहां पर जवाब सवाल कर पाएंगे, और उसमें फिर किसी तरीके से आप लोग 100 तक पहुंचे, दोबारा फिर वापस वही गिनती अगर वापस लौट जाए, तो वो हम लोग कोई नहीं, ना आशीष जी चाहते हैं, ना विनोद जी चाहते हैं, ना मैं चाहता। तो अपने तरीके देखिए ऐसे कि मतलब एक मजबूत पक्ष की भूमिका निभाएं, मजबूत प्रतिपक्ष की, और कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में जाकर के पूरी बातों को लेके जाएं। और जैसे अगर बातचीत हो तो उस टाइम पे आपका अगर ये रुख रहे कि मणिपुर में जो चीजें पहले हुई उन सब पे हम लोग एक तरह से मतलब कि कहीं ना कहीं उन चीजों को अलग लेकर के और उसमें से सीख लेकर के कि हाँ उस टाइम पे क्या समस्या हुई थी, किस वजह से लोगों को मतलब कि उससे उस वजह से जो लोग आहत हुए थे उनको लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, और कंस्ट्रक्टिव विपक्ष और प्रतिपक्ष के नाते और मिलजुल के कार्य करें, और एक ऐसी कमेटी बनाने की सिफारिश की जाए जिसमें कि बैठ के पक्ष प्रतिपक्ष सब लोग बैठ करके, और जिसमें समाज के जो और स्टेक होल्डर्स हों उनको भी लेकर के, कुकी मैते जो समाज के लोग हैं उनको भी लेकर के, तो एक तरीके से अगर लेके चले तभी मुझे लगता है हल निकल सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहले आसाम दौरे पर जैसे कि अपना यात्रा में गए थे राहुल गांधी जी, तो उस टाइम पर उन्होंने आहत किया था और बार बार बोलते रहते कि भाई हमारे जो है मतलब कार्यकर्ता शेर है, तो शेर तो देखिए कार्यकर्ता होते ही हैं, लेकिन शेर को किस डायरेक्शन में लगाना है वो आपको काम है उस तरीके से। तो कहीं ना कहीं देखिए भड़काने का काम ना करके मनोज जी, मैं ये चाहूंगा और मेरी दिली इच्छा ये है कि उस तरीके से कि मणिपुर में अमन चैन दोबारा वापस आए और लोग दोबारा मतलब चीजों जैसे कि अपना तरीके से पटरी पे उनकी व्यवस्था है उसको लौटाने में सभी जो पक्ष और प्रतिपक्ष मिलजुल के काम करें, और सभी की तरफ से एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका तरीके से सीरियसनेस के साथ अगर आएंगे, तो इंग्लिश में कहावत है विनोद जी, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर ये भूमिका अपनी उस तरीके से विल वाली निभाते तो देखिए काम होगा, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी। मैं जगदीप जी के पास जाने से पहले मैं बताऊंगा कि सुनील शर्मा ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं जिन पर ये आरोप है कि उनको पुलिस ने वहां पर जाने दिया और बाकी किसी दीगर जमात के नेताओं को नहीं जाने दिया, उनका ये कहना है कि बेहद गंभीरता से गृह मंत्रालय इन हत्याओं को ले रहा है। और सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि गृहमंत्री अमित शाह से उनकी टेलीफोन पर बातचीत भी हुई है। आइए देखते हैं सुनील शर्मा का क्या कहना है, फिर उसके बाद हम सीधे जगदीप जी के पास चलेंगे। कि बिलावर में जो वाक्य पेश आया है, आप भी वहां पर पहुंचे, गृह मंत्री से भी आपकी जो है वो चर्चा हुई है, किस तरीके से इन तमाम चीजों को आप देखते हैं? कल बिलावर में हम गए थे और जितने भी कठुआ जिला के हमारे विधायक है सब हम चले गए, वहाँ पे परिवारजनों से हमारा मिलना हुआ, वहाँ पे प्रदर्शन में बैठे लोगों से हमारा मिलना हुआ और सारे घटनाक्रम की हमने जानकारी ली। जानकारी के बाद पूरी वस्तुस्थिति आदरणीय गृह मंत्री जी को बताई। उन्होंने आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि जांच के बाद जो आउटकम आएगा, जिस भी प्रकार का आउटकम आएगा अकॉर्डिंगली एक्ट किया जाएगा, एक्शन किया जाएगा। अगर कोई इस प्रकार की बात आती है, कोई टेररिस्ट एंगल आता है या दूसरा कोई एंगल आता है, किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस पर हमने यहाँ पे अभी तक काम किया है, आगे भी मुझे लगता है उससे भी सख्त इस लॉ एंड ऑर्डर पर, क्राइम पर, टेररिज्म पर भारत सरकार एक्ट करेगी। आपने इसकी एक छोटी सी मिसाल कल देखी, जब ये लोग मिसिंग हुई है उसके तुरंत बाद कल होम सेक्रेटरी साहब और डीआईबी साहब ने मीटिंग ली है और मुझे पूरा यकीन है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ये सच सामने लाएंगी और एक्शन भी ऐसे लोगों पे होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टेरर एंगल कहा है, आप किस तरीके से? देखिए, उसे रूल आउट तो नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार का जम्मू कश्मीर में पीछे उस एरिया में
घटनाएं घटी हैं, तो इसे रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। इस इलाके में पिछले समय में भी 2 नौजवानों के जो है वो शव बरामद हुए। इस प्रकार की एक्टिविटी होना कऊ गांव में हमने यही कहा कि पूरी जांच के बाद जो आउटकम बाहर आएगा अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। चलिए, आपने देखा कि किस तरीके से बड़े एलओपी ने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि गृह मंत्रालय ने सारे मामले को गंभीरता से लिया, उनकी बातचीत भी हुई है, उन्होंने भी इस एंगल से, टेररिस्ट के एंगल से रूल्ड आउट नहीं किया है। उनका इसकी रूल आउट नहीं किया जा सकता, हो सकता है ये आतंकी, लेकिन जो शुरुआती दौर में लग रहा है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। जगदीप जी, आप कैसे कहते हैं? आज चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि एलओपी और बीजेपी के लोगों को जाने दिया गया, बाकी वाली जमातों को नहीं जाने दिया गया। आप कैसे दिखते हैं जगदीप जी? विनोद जी, आपका शुक्रिया, आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। एक लंबी चौड़ी वार्ता मैंने सुनी, प्रवचन कहूं तो ज्यादा बेहतर शब्द होगा, लेकिन जी आधारभूत बातें हैं। सर्वप्रथम तो अपनी पार्टी की तरफ से हमारी नितांत मार्मिक संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के प्रति, समुचे क्षेत्र निवासियों के प्रति, और इस मांग के साथ कि निश्चित तौर पर समुचित और न्यायोचित कार्रवाई जो है तो त्वरित अंदाज में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जिस तरीके से हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने ये लगभग घोषित कर दिया कि ये आतंकी घटना है, मुझे लगता है कि ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस तरीके का कोई कंक्लूजन निकाल लेना। निस्संदेह वहां पर आतंकी घटनाएं हुई हैं और बड़ी हिंसक घटनाएं हमने देखी हैं, जिसमें आर्मी व्हीकल तक को एम्बुश किया गया है, स्थानीय लोगों के गला रेतने जैसी बड़ी दारुण घटनाएं हमने वहां पे देखी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अमूमन इस तरीके की घटनाओं में जब पंचनामा होता है या एफएसएल की रिपोर्ट आती है या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को एकत्रित किया जाता है, उसके बाद जांच में जुटे अधिकारी किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो जब तक ये स्थापित नहीं होता तब तक एक मुश्त ये कह देना कि आतंकी घटना, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। रही बात एलओपी की वहां जाने की और बाकी विपक्षी नेताओं को नहीं जाने देने की, तो ये कोई नई बात तो है नहीं विनोद। यही राजनीति तो ये करते आए हैं पूरे देश में। मतलब वो जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इवेंट मैनेजमेंट है, वो अब तो भाजपा की रग रग में घुस चुका है। किस तरीके से खुद को दिखाना है कि हम ही इस देश और प्रदेश के सबसे बड़े हितैषी हैं, बाकी तो बस नाहक खड़े हैं। तो मुझे लगता है ये स्वाभाविक सी बात है, ऐसा ही उनसे अपेक्षित था। रही बात मणिपुर की, एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो है उन्होंने ये कहा कि देखिए राहुल गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से एम्फसाइज किया, या जिस तरीके से वो वहां गए, या मणिपुर की बात पर जो परिस्थितियां बनी, तो मैं पहले तो यही पूछ लेता हूं कि जिस मुल्क का प्रधानमंत्री निरंतर एक लंबे अंतराल तक मणिपुर प्रदेश का नाम तक अपनी जुबान से, अपने मुखारबिंद से नहीं लेता, वहां पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाए। ये वही एलओपी माननीय राहुल गांधी थे जिन्होंने जब वहां से शुरुआत की तो आप ही की सरकार ने उनको वहां पे परमिशन नहीं दिया। ये वही मणिपुर है जहां पर इतनी विभत्स घटनाएं हुई कि जिनका जिक्र करने में रूह कांपती है। ये वही मणिपुर है जहां पर आपने महिलाओं को निवस्त्र करते हुए और लोगों को जिस तरीके से अत्याचार और जुर्म करते हुए देखा। विपक्ष ने कहा अपनी भूमिका नहीं निभाई। ये काम किसका था? मरकज में बैठी सरकार का। और आज मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी ये लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आपने देखा मोदी जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन मणिपुर नहीं गए। चलिए, दुनिया भर में घूम सकते हैं, मणिपुर नहीं मैं गए। दिनेश जी के पास भी आऊंगा, डॉक्टर साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन एक छोटे से, आप पूछिए इनसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद अब बने रहिए।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मैं पहले डॉक्टर आशीष के पास जाऊंगा, फिर दिनेश जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर आशीष, आपको कहा है कि अब इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम जगदीप जी ने कांग्रेस प्रवक्ता ने लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता के जवाब देके आपके दर्शकों का समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। मैं दिनेश जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा, ये कहते हुए कि जब दिनेश जी ने कहा कि हम विपक्ष से एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका की अपेक्षा करते हैं। देखिएगा, पूरे देश की जो टकटकी होती है ना, ये लोकसभा सेशन के ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के मिला के सांसद जो हैं 545 प्लस 245 मोटा मोटा पकड़े तो 700-800 सांसद हैं 140 करोड़ के ऊपर। अभी उसके ऊपर आप समझिएगा तो 20 लाख लोगों का एक सांसद प्रतिनिधित्व करता है। ये जो संसद की कार्रवाई होती है उनके सवाल उठाने की, उनका प्रतिनिधित्व करने की करती है। ये मोर्चा बनाने की, ये इस तरह के आंदोलन करने की, ये मीडिया लाइमलाइट में आने के लिए संसद की कार्रवाई नहीं होती। लाखों करोड़ों रुपया टैक्स पेयर की मनी का जाता है। अब मुद्दे देखिएगा, जैसे डीलिमिटेशन के ऊपर यहाँ पे हल्ला किया जा रहा है। आपके दर्शकों को जानने का हक है कि क्या डीलिमिटेशन जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बार हो रही है, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बहुत से दर्शक इस भ्रांति में ही आ जाते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि जो डीलिमिटेशन है ये पहली बार नहीं हो रही है साहब। डीलिमिटेशन इससे पहले भी 4 बार हो चुकी है। 1952 में हो चुकी, 1963 में हो चुकी, 1973 में हो चुकी और 2002 में हो चुकी। अब आपके बहुत से दर्शक जानना चाहेंगे कि जो डीलिमिटेशन है या जो नेशनल सेंसस है जो आजकल शुरू हो चुका है, 2025 के अर्ली में ये स्टार्ट होना था नेशनल सेंसस, 2026 तक ये एंड हो जाएगा। 2026 से 2028 तक डीलिमिटेशन हो जाएगी और 2029 के जनरल इलेक्शन से पहले ये होना निर्धारित है, तय है, मैंडेटरी है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ये कराना कंपलसरी है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से थोप रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके बाद यहाँ पे भ्रांति फैलाई जा रही है कि डीलिमिटेशन से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो पता है क्या होगी? वो ये होगी 545 जो लोकसभा संसद है उनकी संख्या बढ़ा के 848 हो जाएगी। अगर प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, अगर ज्यादा जनप्रतिनिधि आएंगे तो इसमें फायदा होगा जनता का कि नुकसान होगा? फिर यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि इससे कई स्टेट्स को नुकसान होगा, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तो ये जानने चर्चा का विषय है, ये वॉकआउट का विषय नहीं है। क्योंकि बहुत सारे शायद एमपीज को भी ये जानकारी नहीं होगी कि किसी भी कंट्री को, जैसे भारत को डीलिमिटेशन कराने के लिए पहले डीलिमिटेशन कमीशन बनानी पड़ती है। बिल्कुल। डीलिमिटेशन कमीशन जो बनती है तो वो डीलिमिटेशन एक्ट पास करती है पार्लियामेंट का, लेकिन वो तभी कर सकती है जब उससे पहले लेटेस्ट सेंसस हुआ हो। हमारा सेंसस 2011 में हुआ था, सारा डाटा पुराना है। उसके हिसाब से जो भी जन कल्याण की नीतियां बनती हैं वो सारी नीतियां उस डाटा के हिसाब से बनती हैं जो आज के हिसाब से उचित नहीं है। और ऑलरेडी इस तरफ कदम बढ़ाया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा है जब जम्मू कश्मीर इस डीलिमिटेशन का पार्ट बनेगा। तो इसलिए क्योंकि अब वो भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए उसकी भी पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। फिर आपके लोगों को ये मालूम नहीं, दर्शकों को, ये ऑपोजिशन वालों को भी ज्यादातर पता है या नहीं पता चले कि डीलिमिटेशन इलेक्शन कमिश्नर उसका पार्ट होता है। सारी स्टेट्स, चलिए दिनेश जी, उनके इलेक्शन, दिनेश जी वाकई में आपको लगता है कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक नहीं है? नहीं होते जी दिनेश जी, बिना तथ्यों के जाने नहीं, मुझे नहीं लगता उस तरीके से। और देखिए अभी जगदीप जी होता है, बोले किसी को क्या बोले, उनकी अपनी मर्जी है, उनके अपने तरीके से। तो देखिए डिबेट जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिबेट के बीच में जैसे बातचीत जो बोली गई तो उसके अंदर भी देखिए स्पष्ट तरीके से कुछ न कुछ ऐसे अन्य तरीके की टिप्पणियां है, तो वो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग है। और उसी तरीके से जैसे कि प्रतिपक्ष का जैसे कि सदन में जो पड़ता है, चाहे स्टेट के सदन हो चाहे पार्लियामेंट का सदन दिल्ली में हो, तो वहां पर देखिए कंस्ट्रक्टिव तरीके से कोई बात अगर रखी जाएगी तो 4 लोगों के बीच में जाएगी। आपके जैसे हम लोग यहाँ पर 4 लोग बैठे तो 4 के अलग अलग मत होंगे। आप मॉडरेटर हैं, बाकी 3 लोगों के मत अलग अलग होंगे। जगदीप जी के अलग होंगे, आशीष के अलग होंगे, मेरे अलग होंगे। और मेरे उस दोनों का समावेश कर मैं जगदीप जी की तारीफ भी करने के बाद भी करूंगा, आशीष जी की तारीफ भी करने के बाद करूंगा। और आप एक तरह से मतलब कि सदन के पूरे एक तरह से मुखिया के रूप में और स्पीकर के रूप में और उसको संचालित करने का काम करेंगे जी। तो मैं आपकी तारीफ करता हूँ उस मामले में। लेकिन देखिए जैसे मणिपुर की बात को लेकर के बोले या किसी और चीज को लेकर के बोले, तो देखिए सबसे पहले इनको देखना पड़ेगा कि जैसे विपक्ष में प्रतिपक्ष में सबसे लंबे समय भाजपा रही, मैं दोनों तरह की बात करूंगा, कांग्रेस की बात भी करूंगा अभी। तो उसमें देखिए जिस तरीके से प्रतिपक्ष की भूमिका में, जिस तरीके से कि सुषमा स्वराज हो गए, अरुण जेटली हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए और अन्य जो नेता हो गए,
तो देखिए मतलब मैं जैसे राजनाथ जी की बात है, राजनाथ जी के पैर में गोली लगी है प्रोटेस्ट के समय, कांग्रेस के समय प्रोटेस्ट थे, और उस टाइम पे उनके मतलब पैरों में कई जगह लाठियां मारी गई थी और एक पैर में उनके गोली लगी थी एक समय वैसे, ठीक है। तो अब इसको बताएं क्या बोलना चाहेंगे ऐसे, कांग्रेस के कौन से नेता के पैर में गोली लगी है, कौन से लटकाने का काम किया, कुछ किया, तो ये भी देखिए ऐसे तो तरीके से और सिंबॉलिक होते हैं। देखिए जो प्रतिपक्ष के जो धरने या प्रदर्शन जो जैसा, जगदीप जी सुनी मैं आपकी भी तारीफ कर रहा हूँ भाई, आप अपने तरीके से बेहतरीन अपना मतलब यहाँ पर काम कर रहे हैं ऐसे। दूसरा देखिए, हम लोग यहाँ पर राहुल गांधी ने चिकन पॉपकॉर्न खाया नहीं खाया, या मोदी जी ने वहां पर किसी जगह मतलब इवेंट मैनेज अच्छा किया बुरा किया, उस पर नहीं चर्चा कर रहे। हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं, मणिपुर में दो समाज के बीच में अगर बीज बोए गए, क्यों बोए गए, किसने बोए, उस भी चले नहीं जाते। लेकिन आपके समय पे कितनी बार वहां पर किस जाना पड़ेगा प्रदर्शन हुए, जाना पड़ेगा। जब आज कितनी बार कांग्रेस ये कहती है लगा, कि क्यों लगाना पड़ा, उपद्रव है, कितने लोग मरे, कितने हताहत हुए, तो उस पर देखिए जाना पड़ेगा। इतिहास को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती जगदीप जी या कांग्रेस के प्रवक्ता या अन्य प्रतिपक्ष को बताने, यहाँ पर सिंबॉलिक में जगदीप जी का नाम ले, अन्यथा ना ले, बेहतरीन तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। तो लेकिन साथ में देखिए देखना पड़ेगा कि पहले की जो चीजें इतिहास में जो हो चुकी हैं, तो उनको रिंकल फ्री करना है, ठीक करना है, या दोबारा उसी को लेकर के हवा देने का काम करना है। मैंने उसी को लेकर के बोला था, हमेशा मैंने इस चीज को बताया कि प्रतिपक्ष का सिंबॉलिक देके धरना प्रदर्शन, और कोई है जैसे आप प्रवचन नाम यूज कर रहे हैं, इसको कृपा करके ना करें, आपके लिए गलत जा रहा है। अपनी आप बात रखें, पूरी कड़वी बोले मीठी बोले, लेकिन बात बोले कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव बात बोलते हैं। तो देखिए राहुल गांधी जी की बात मतलब बेहतरीन तरीके से, अच्छे नेता हैं, एनर्जेटिक नेता हैं और यूथफुल हैं, मैं अपनी तरीके से उनकी तारीफ करके बता रहा हूँ। और उस तरीके से देखिए मान के चले कि अगर किसी चीज में जैसे चाहे रेल रोको आंदोलन हो, चाहे रोड पे किसी प्रदर्शन का कुछ हो, तो वहां पर किसी के साथ में पुलिस या किसी को उलझने का काम नहीं होता। वहां पर सिर्फ सिंबॉलिक होता है कि उसकी चर्चा जो है वो चले, मीडिया में जाए, डिबेट्स में जाए, जगह जगह जाए, और एक मुद्दा जो है उसका मतलब उसको एक तरह से बड़ा बनाने का कि हाँ ठीक है भाई ये चीजें इसको लेकर प्रतिपक्ष ने उठाया, तो वो चीज की कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष में वर्तमान दौर में मैं कमी देखता हूँ। और आप लोग उस तरीके से जगदीप जी, आप पर आरोप है कि ये बीज मणिपुर का बीज कांग्रेस द्वारा बोया गया है। जी दोबारा बोलिए। विनोद जी, अब मैं बड़े सम्मान के साथ दिनेश भाई को कुछ बातें कहना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो इस पर अपनी राय जरूर जो है इस मंच पर रखें। रही बात भाजपा प्रवक्ता की, भाजपा प्रवक्ता ने तो साफ कह दिया कि वो कांग्रेस के प्रश्न का उत्तर देंगे नहीं कि एलओपी ही क्यों गया। तो मैं भी समझता हूँ प्रश्न ही बेकार किए आपके, लेकिन जो आपको यही नहीं पता कि मणिपुर की समस्या, मत बोलिएगा विनोद जी, ऐसे नहीं होगा। मैंने सुना बड़े धैर्य से, बड़े धैर्य से सुना, अब बीच में मत बोलिएगा, मालूम है आपको, ऐसे नहीं चलेगा, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। चलिए बोलिए जी, बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मुझे इंटरफेयर करें, बोलिए। सर्वप्रथम ये स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस गांधी परिवार पर अक्सर ये झूठे आरोप जब मढ़े जाते हैं, तो मैं ये बता दूं कि ये इस देश का इकलौता परिवार है जिसकी 5 पीढ़ियों की संघर्ष और बलिदान की गाथा है। दूसरी बात, डिलिमिटेशन पे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने दिया, मैं भाजपा प्रवक्ता के लिए कर रहा हूं। सुन तो लो भाई साहब, ये दिक्कत है आपकी, आप में सुनने का मादा नहीं है। 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा की इस देश के अंदर, जहां पर 17, 18, 19% दलित है, लेकिन आपने मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर दिया। ये बात मेरी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता है, मैं डिबेट कर दूंगा अगर इस तरीके से ये करेंगे, अगर ये इस तरीके से बिहेव करेंगे, आई विल क्विट दिस डिबेट। मैं इनसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। दिनेश जी, आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर दलित कम्युनिटी जो है वो 10 से 12% है, यद्यपि मुस्लिम कम्युनिटी वहां पर ज्यादा है, लेकिन उसका रिजर्वेशन हटा दिया गया। जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे वहां दलित को रिजर्व कर दिया गया। क्या ये डिलिमिटेशन है? निश्चित तौर पर 4 मरतबा डिलिमिटेशन हुआ है, लेकिन ऐसी बंदरबांट पहले कभी हुई है? मैं आपको यहाँ जम्मू कश्मीर का उदाहरण देता हूँ। सांबा डिस्ट्रिक्ट में विजयपुर का पेट फाड़कर आपने उसको सांबा में जोड़ दिया। विनोद जी, 1 मिनट, पाडर में आपने 52,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी, जबकि भद्रवा और किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इलाकों में जाती है, ये आपका डिलिमिटेशन है। आप डिलिमिटेशन पर बात कर रहे हैं, और रही बात मणिपुर की, तो बराए मेहरबानी बताइए विपक्ष से आप क्या अपेक्षा करते हैं? जब देश की संसद के अंदर बाबा साहब का अपमान होगा तो विपक्ष चुपचाप बैठा है, ये चाहते हैं आप? गुणगान करते करते आप मैं क्या कहूँ आपको, क्या आपको मैं संबोधित करूँ, माफ कीजिएगा, आपको इतनी तहजीब नहीं है
जब आप बात कर रहे थे, 2014 से nobody has पहले interrupted you, 70 साल but now आपने राज किया, continuously कभी you are आपने trying to बालाकोट hamper this strike debate करने की meaningless. हिम्मत दिखाई, You won't know क्या how सेना to को be ये on a कहने channel का कभी and आपने how to शौर्य be in a दिखाया कि एक discussion. गोली You don't चले know, buddy. तो बदले में जितनी I'm बड़ी sorry to गिनना say, Vinod ji, गिनना doesn't मत। know. क्या ये Yes. पॉलिटिकल विल दिखाई आपने चलिए, सेना को? चलिए। He is आप सेना but के he's पास guessing झूठे at नहीं what है, is done. कोई दिक्कत की बात Should be नहीं, condemned. हम गरीब हैं। मैं इनको भी नहीं बोलने दूंगा। अमेरिका के पास अब बोले जाते जरा थे, ये डिबेट रोते रोते। फिर ऐसे डिबेट चलिए, चलिए, मैं इन्होंने मेरा एक सवाल नहीं सुना, ये क्या जवाब देंगे? इमरान नबी डार भी ये हमारे कैसे साथ बताएंगे जुड़ चुके हैं। पर मैंने क्या सवाल उठाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस से जब ताल्लुक इतने रखते हैं इमरान इन्होंने नबी कदम डार। बांधा ही नहीं है और मैं आपको बताते चलूं कि नहा हाउस कैसे के अंदर आप एक सिखा और के जा रहे इशू, हैं। संवेदनशील इशू उठा कि गुलमर्ग में फैशन ना शो खाइए। का आयोजन किया गया था। पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, उस महीने में नग्नता का प्रदर्शन पर एक अच्छा हंगामा सदन के अंदर हुआ है। क्या कहना है सदस्यों का, पहले हम वो बताते हैं, फिर इमरान नबी डार के पास चलते हैं। जी, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के, यानी रमज़ान का महीना चल रहा है, वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी एक फैशन शो का आयोजन करते हैं, जिसको लेकर के चिंता है। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, महीना रमजान था और अगर हुआ है तो गलत हुआ है। और अब उमर साहब ने उस पर अपना बयान भी दे दिया है, हर उमर साहब ने उसकी इंक्वायरी भी जब कर दी है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज्यादा कुछ बोलना चाहिए। जब तो चीफ मिनिस्टर के पास है, डिप्टी सीएम साहब, मैंने कहा ना कि जब उमर साहब ने इसकी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है और जब उन्होंने बोल दिया इस पे, तो लगता है मुझे अब इतना बोलने का कोई आपको एक बड़े जर्नलिस्ट है। जब पवित्र महीना चल रहा हो या जो हमारे समाज का पस मंज़र है, माशरे का पस मंज़र है, तो हम एक सिविलाइज्ड कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा इम्प्रॉपर है, नामुनासिब है। इस पे अगर मौलाना साहब ने एतराज़ किया, मौलाना उमर फारूक साहब ने, और अपना गुस्सा जताया, और जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाँ गुस्सा वाजिब है, इसकी रिपोर्ट तलब की और वो रिपोर्ट का इंतज़ार है। रिपोर्ट जब आएगी एक्शन गवर्नमेंट का पता लगेगा कैसे ली जा सकती है। सीएम पे भी कटघरे, ऐसा नहीं है, देखिए गवर्नमेंट इतना करती है, अलाउ करती है एक सीन, बाद में एक सिस्टम होता है जो ये देख लेते हैं कि किस तरीके का ये कर लिया जाएगा, प्रोग्राम किस ढंग से कर लिया जाएगा, उसमें उनको कल्चर, सिविलाइजेशन और रूल्स और मॉरलिटी और इथिक्स का ख्याल रखना होता है। मुकद्दस महीने में या रमज़ान के बिना भी ऐसे फास्ट चीज़ न्यूडिटी को प्रमोट करना, जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी को देख के, यहाँ के लोगों को जज्बात को देख के, ये जिसने भी किया उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, टूरिज्म मिनिस्टर साहब ने खुद देखना चाहिए था कि रमज़ान के महीने में ये चीज़ें, एक तो इजाज़त भी नहीं है शरीयती हिसाब से, समाजी हिसाब से, सियासी हिसाब से, तो इट्स अ वेरी इनसेंसिटिव एक्ट, वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे लगता है हुकूमत को इस पर फिक्र करना चाहिए कि ये जिन लोगों ने भी किया है, चाहे वहाँ लिख कर की इजाज़त थी, चाहे न्यूडिटी को प्रमोट किया गया, और इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, ये टूरिज्म ही नहीं है। अगर आपको याद होगा, सुषमा स्वराज जी जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, शी बैंड द फैशन टीवी। वैलेंटाइन दिन पे कितने बीजेपी के लोग लड़ते हैं क्योंकि उनकी संस्कृति के खिलाफ है। यहाँ ना हिंदुइज्म, ना इस्लाम में, ना मुसलमान इन चीज़ों की इजाज़त देती है। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना जम्मू कश्मीर के सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। उमर अब्दुल्ला पर भी जो है वो सवाल चिन्ह। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब टूरिज्म मिनिस्टर है, they are duty bound to answer that who is the person who was involved in it and what is the objective। ऐसे चीज़ों को प्रमोट करने जम्मू कश्मीर में आप किस कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, and what cost at the time when the people of Jammu and Kashmir vulnerable, we are insecure in last 5-6 years for different political reasons। और हमारे फेयर्स को आप जख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हैं ऐसे चीज़ों में हमारे नौजवानों को इंडल्ज करके। व्हाट इज़ द लार्जर मैसेज दैट द गवर्नमेंट इज सेंडिंग टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये रिपोर्ट मांगी है, तो ये रिपोर्ट जब आ जाएगी तो इस पे बात होगी, लेकिन इसकी जितनी मजम्मत की जाए, ये इसका ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं है, इसका ताल्लुक हमारी हिंदुस्तानियत से है, इसका ताल्लुक हमारे जम्मू कश्मीर से है, हमारे आने वाले मुस्तकबिल से है। जो आप लोग मेरे सामने हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, मुझे बताएं आप में से कौन इस चीज़ को इंडोर्स करता है? मुझे बताएं, कोई करता है?
सर कोई रमजान का पाक महीना चल रहा है, रमजान की एक रमजान छोड़े, रमजान जो है इसकी अपनी अहमियत और इफादियत है। बात यह है कि क्या ये यहाँ के हमारे डोगरा भाई के लिए, हिंदू भाई के लिए, सरदार भाई के लिए, बौद्ध के लिए, मुसलमान के लिए, पूरे हिंदुस्तान में बसने वालों के लिए इस तरह का ये जो इस तरह की ये फहाशी है, क्या हम इसको अपने घरों में एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर हम नहीं कर सकते तो फिर ये बहुत बड़ी ज्यादती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में वाहिद परा ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर के पास टूरिज्म भी है, लिहाजा उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। डार साहब, आपका क्या कहना है? इमरान भाई। देखिए, शायद उन्होंने जी शुक्रिया, शायद पीडीपी एमएलए ने पूरा असेंबली सेशन में हिस्सा नहीं लिया है। उसमें उमर साहब ने कैटेगोरिकली बोला है कि ये जो शो हुआ था ये एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू हुआ था और इसमें गवर्नमेंट का कहीं पर कोई भी इंटरवेंशन नहीं था, नहीं गवर्नमेंट से कुछ कहीं पे इन्वॉल्व है इसमें। हाँ, और उमर साहब ने ये भी बोला कि जिस तरीके में ये शो हुआ वो यहाँ की जो सेंसिटिविटीज हैं, जो कल्चरल एक सिस्टम है कश्मीर का, उसको यहाँ के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने के बराबर है। सेमी न्यूड जो एक फैशन शो हुआ है, ये मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक्सेप्टेबल हो सकता है। इसमें सिर्फ मुसलमानों को ही ठेस नहीं पहुंची, इसमें हिंदुओं को भी ठेस पहुंचती है, इसमें सिखों को भी ठेस पहुंचती है। और ये महदूद सिर्फ रमजान तक नहीं, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ईयर के किसी भी मंथ में ऐसी सेमी न्यूडिटी एक्सेप्ट नहीं होगी। और पब्लिक कंजप्शन ऑफ अल्कोहल जिस पे बैन लगाया गया है, और वहां पर जो मुझे सुनने में मिल रहा है कि पब्लिकली कंज्यूम किया जा रहा था अल्कोहल को, तो ये हम इसको कंडेम करते हैं। और हम अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, जिस कंपनी ने ये किया है, एल करके उनका नाम है, उन्होंने टेक डाउन किया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से। मगर सिर्फ टेक डाउन से ही काम नहीं चलेगा, हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई की जाए और जो है ताकि आगे लोगों को एक डेटरेंट रहे कि दोबारा ऐसे एक्ट्स यहाँ पे ना हो। कश्मीर एक मानी जाती है, इट्स अ लैंड ऑफ सूफीज, और यहाँ पर ये सब चीजों की कहीं पर जो है इजाजत नहीं हो सकती। दिनेश जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने काफी सेक्रीफाइस किया। आपने जब जिक्र किया था कि राजनाथ सिंह के पैर पर गोली लगी थी, लाठियां, तो जगदीप जी ने पॉइंट आउट किया था कि हमने तो शहादतें दी हैं। हाँ, बिल्कुल दिए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। मैं पूरे तरीके से इसमें मतलब इनका समर्थन करता हूँ। कांग्रेस ने बहुत अपने तरीके से, जैसे जो उनके नेता थे पुराने, तो उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए। इवन जैसे कि अभी जो गांधी परिवार थे, उनसे उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया तो वो तो अतुलनीय है, और देश के लिए मैं उनको नमन करता हूँ उसमें। लेकिन इसके साथ साथ ये देखिए, विपक्ष की जो वर्तमान में भूमिका जो होनी चाहिए और जो अपेक्षा की जैसे बातचीत जगदीप जी कर रहे थे, तो देखिए मेरी अपेक्षा नहीं, पूरे देश की अपेक्षा देखिए कि आप लोग ग्रो करें, आप लोग पहले से बड़े हों और बढ़ के आपके नंबर आगे जाएं। और दूसरी बात, जैसे मणिपुर की अगर बातचीत करें तो मैं अपने तरीके से नहीं, मैं पूरे एक तरह से कि मतलब कॉमन आवाज की तरफ बात करके बता रहा हूँ आपको कि वहां पर देखिए मैतेई और कुकी समाज के बीच में जो समस्याएं जैसे किस तरह कुछ अगर होती हैं, तो एक तरह से कांग्रेस जो है उसने सबसे ज्यादा वहां पर राज किया और सबसे ज्यादा मतलब कि उनकी सरकार रही। तो मतलब मैं ये मान के चलता हूँ अपने एक तरह से कि मतलब पूरे तरीके से कि भाई वहां पर आपकी जड़ें मौजूद अभी भी होंगी, आपके कार्यकर्ता अभी भी होंगे। हाँ, हो सकता है कि जैसे कहीं ना कहीं जैसे जम्मू कश्मीर के चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो गुलाम नबी आजाद जो थे बहुत मजबूत नेता थे, लेकिन छोड़ के क्यों गए तो अपने आप में बहुत दुखद है। और मैं उनकी तारीफ करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनका आदर भी करता हूँ, लेकिन छोड़ के क्यों गए तो ये सोचने का विषय है। उसी तरीके से और बहुत सारे अन्य मतलब बड़े नामचीन नेता जो थे और बड़े गंभीर जो नेता थे वो भी छोड़ के गए। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, इसमें कोई निंदा करने की बातचीत नहीं। मैं बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस मजबूत अगर होगी तो देश मजबूत करने का मतलब ये है कि चाहे पक्ष में रहे या प्रतिपक्ष में रहे, वो मेरा विषय नहीं है, ना विनोद जी का विषय है, वो आपका अपना विषय है। लेकिन अगर मजबूत होंगे तो बड़े ढंग से आप अपने तरीके से, क्योंकि 2 बार आप लोग एक तरह से नेता प्रतिपक्ष के और ओहदे से भी एक तरह से मान के चलें कि उस मतलब पोजीशन से भी कहीं ना कहीं जो है आपको एक तरह से जो मिली, तो वो एक तरह से आपका हक उसमें नहीं बनता था। तो लेकिन फिर भी तरीके से करके चीजें चलती रही, तो उसमें अगर कि इस हद तक पहुंचने के लिए आपको अगर फाइट करनी पड़ रही है, तो
तो 100% कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कहां पर क्या चूक हुई, और चूक होने के बारे में ही जैसे कि अपने तरीके से उसका जो चिंतन करके कहां तक पहुंचेंगे, तो वो देखने का अपना विषय है। मेरी बात अगर बुरी लगे तो मुझे वापस कर दें, और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ अगर धीर गंभीर कुछ अगर सोचने का विषय है तो जरूर सोचिए, आप लोग इससे मजबूत होंगे। और मणिपुर में देखिए कुकी और मैतेई जो समाज है, तो उनके आपस में बीच की वजह से आपके कार्यक्रम में थोड़ा सा उससे अलग हट गया था, तो उसमें आपके जो कार्यकर्ता हैं वो एक अच्छी भूमिका निभाते हैं, कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव भूमिका निभाते हैं, और पूरे तरीके से बैठ करके बातचीत करवाने का, भाई लड़ाई में मतलब कि भाई के आपस में लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। अगर प्रदेश अगर तरक्की करेगा तभी भारत देश आगे जाकर के मतलब कि अपने तरीके से तरक्की करने का काम दोबारा उसको सोने बनाने का काम कर पाएंगे। और तरीके से जानना चाहते हैं एक मिनट का टाइम हो जाएगा जी मुझे एक मिनट का टाइम हो जाएगा जी। मणिपुर के विषय में एक चीज बताता हूँ, आजादी से पहले क्या वाक्य है। 2000 मतलब जैसे कि 1944 में और 14 अप्रैल को, और आजाद हिंद फौज ने वहां पर एक जगह पड़ती है मणिपुर में, मोइरांग, तो मोइरांग में वहां पर उस टाइम पे एक मतलब एक तरह से आजाद हिंद फौज ने अपना झंडा फहराया था, और किस बात को लेकर फहराया था कि आधा नागालैंड और मणिपुर का कुछ हिस्सा जो है वो कैप्चर किया था, ब्रिटिश से लड़ाई करके कैप्चर किया था। तो उस जगह को एक तरह से मतलब मान के चले कि वो एक तरह से ऐसे दिवस है, बहुत सारी चीजें ऐसे जो कि एक तरह से वहां पर पेट्रियोटिक तरीके से यूज करके, और यूज करने का मतलब कि वहां पर लोगों को इकट्ठा करने को लेकर के जो उसे नेशनल इंटरेस्ट की भी है, स्टेट इंटरेस्ट की भी है, तो इस तरह के जो दिवस है उसको लेकर के जैसे प्रतिपक्ष लेकर के उनमें सिंबॉलिक लेकर के बैठ के दोनों पक्षों को लेकर बैठा करके, और वहां पे लोकल जो उनकी मतलब जो हिस्टोरिकल जो चीजें हैं उनको बढ़ावा देकर के आगे बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगता बोलने में कि अपने तरीके से कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष अपनी भूमिका। चलिए डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब आप अगर कह रहे हैं कि ये देन मणिपुर देन कांग्रेस की है, तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गलती कांग्रेस ने की है। आप कितनी देर दिल्ली में भी आपकी हुकूमत है, वहां भी आपकी हुकूमत थी, आप पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? एकदम सही जी, नहीं बिल्कुल पल्ला झाड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। आपका कहना एकदम सही है कि जो भी वहां पे अगर हमारा चीफ मिनिस्टर है तो हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेवारी बनती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कई बार क्या होता है, देखिए मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, तो इसलिए उस संदर्भ में बता रहा हूं, कई बीमारियां एक्यूट होती हैं, कई बीमारियां क्रॉनिक होती हैं, जिनकी जड़ी बड़ी गहरी गई होती हैं, और क्रॉनिक बीमारी अक्सर 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते या शायद कई बार 1-2 महीने में भी ठीक नहीं होती हैं, समय लगता है, क्योंकि बहुत अंदर तक जड़ें गई हुई हैं। उन्हीं जड़ों को खत्म करने के प्रयास में हमारे चीफ मिनिस्टर लगे हुए थे, लेकिन जब हमें लगा कि नहीं वो नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगा दिया गया, चीफ मिनिस्टर को हटा दिया गया, और अभी वहां का बजट भी प्रस्तुत होने के कगार पे है। पहली बात। दूसरी बात, आपने यहाँ पे जो मुद्दा उठाया फैशन शो का, उसके ऊपर मैं बताऊंगा, 3 पार्ट में अपना जवाब दूंगा। पहला पार्ट ये कि ये मुद्दा पूरा का पूरा चीफ मिनिस्टर के द्वारा देखा जाने वाला है, क्योंकि इसमें चाहे यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। दूसरा, वहां पे जो है वो टूरिस्ट मिनिस्टर भी वही है। तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि हर जगह की सभ्यता, वहां की संस्कृति और वहां की जो भी एक भावनाएं होती हैं वो आहत ना हो, और सौहार्द से सारा काम हो, ये देखना एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। अगर साथ ही में ये भी कहूंगा कि ये एक फ्री डेमोक्रेटिक इंडिया का पार्ट है। अब जम्मू कश्मीर, वहां पे शरिया कानून नहीं लगा हुआ है, इसलिए राइट टू चूज हर नागरिक का अधिकार भी बनता है। तो इन दोनों चीजों का एक बैलेंस, एक समन्वय बना के गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को देख के वहां के ऊपर जो भी पर्याप्त और सफिशिएंट स्टेप्स हैं वो उठाने चाहिए। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका के ऊपर दिनेश जी बार बार कह रहे हैं, अब ये सोचिएगा, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए संसद में बात चल रही है, तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में पहली बार आई थी, ये पहली बार नहीं आई है, उसके तहत अगर 3 लैंग्वेज को बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल वो स्टूडेंट्स मूव करें, इंग्लिश को भी उसमें जोड़ा जा रहा है, तो इसमें तमिलनाडु को क्या इतराज होना चाहिए? आप अपनी बेसिक लैंग्वेज सिखाइए, उसके अलावा एक नेटिव लैंग्वेज भी रखिए। लैंग्वेज तो कंपलसरी है ही है जो इंडियन होनी है, लेकिन अगर आपके छात्रों को इंटरनेशनल मूव करने के लिए तैयार किया जा रहा है, तो इसमें किसी को इतराज करना, जगदीप जी से विपक्ष ये सोच के करता है कि हमें बाधित करना है, इसके अलावा कोई जगदीप जी इनका कहना है कि ये बीमारी यानी मणिपुर का जो मुद्दा है वो कांग्रेस की देन है, इसलिए जड़ों जड़ों तक है। प्रयत्न किया है बीजेपी ने, लेकिन सफल नहीं हो पाए। विनोद जी, मैंने दूसरी मर्तबा बड़े संयम के साथ इनको सुना है, और ये अपेक्षा मैं आपसे कर रहा हूँ कि कम से कम जो 2-4 मिनट अब आप मुझे दें वो अनइंटरप्टेड। मैं सीधा सामान दिनेश जी को मुखातिब होते हुए कुछ सवाल रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अभी जिस तरीके से परिस्थितियां मणिपुर में बनी, मेरा सीधा एक सवाल है, क्या देश के
जिसको हम यशस्वी प्रधानमंत्री बकौल भाजपा कहते हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि उस पर संज्ञान लेते, कम से कम मणिपुर की बात तो करते, लेकिन एक लंबे अंतराल में उन्होंने नहीं की। ये मेरा सवाल था। दूसरी बात, देखिए आपको याद होगा जब वहां पे मुख्यमंत्री का इस्तीफा इन्होंने दिलवाया था और कैसे एक नाटकीय ढंग से एक कार्यकर्ता ने वो इस्तीफा फाड़ दिया, और राजनाथ सिंह साहब का वो बयान सुन लीजिए कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन अंततः वो इस्तीफा लिया गया क्योंकि वो कुछ फोन रिकॉर्डिंग्स बाहर आई जिसमें भाजपा का तत्कालीन मुख्यमंत्री इन्वॉल्व पाया गया हिंसा को बढ़ाने में। तो इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना कि वहां पर भाजपा की क्या भूमिका थी, भाजपा के मुख्यमंत्री की क्या भूमिका थी। का निलंबन इस बात का सबसे पुख्ता, बड़ी गंभीर बात आज विनोद जी आपके मंच से कहना चाहता हूं। देखिए डिलिमिटेशन पर एक बड़ी वक्ता ने सुनाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे बड़ी जाटती अटकों के साथ डिलिमिटेशन के नाम पर होने जा रही है। 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकसभा की ऐसी हैं जहां पर दलित वोट ज्यादा था, 8 से 10% ज्यादा था, बावजूद उसको मुस्लिम्स के लिए रिजर्व किया गया। और 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा था, लेकिन वहां डिलिमिटेशन को रिजर्वेशन दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब इस तरीके से आप बंदा बांट करेंगे, आप एक समुदाय या समाज विशेष को टारगेट करते हुए उसके लोकतांत्रिक अख्तियारों का हनन करेंगे, उसके बुनियादी हक हकूकों को छीनेंगे, तो क्या सवाल नहीं होना चाहिए? मैंने डिलिमिटेशन पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो इस बार सेंसस में कितने क्वेश्चन बनाए गए हैं बिल्कुल हुआ, आपको पता है, लेकिन कभी किसी के पॉलिटिकल राइट्स का आंसर नहीं हुआ जो आप नेशनल सेंसस कंप्लीट होगा। डिलिमिटेशन तक तो बहुत बात तक पहुंचेंगे। आप लोगों को गुमराह करने का काम मत कीजिए, लोगों को डराने का काम करते हैं आप तथ्य रखिए, सच रखिए। आपका एलओपी जीत रहा है। इमरान भाई से लास्ट सवाल। इमरान भाई आपसे आखिरी सवाल, ये जो कहा जा रहा है कि एलओपी को जाने दिया गया, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं जाने दिया बिलावर में, इसको आप कैसे देखते हैं? बिलावर में देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ कि अगर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को नहीं जाने दिया नहीं जा रहा, तो इस पे सवाल उठेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे। एलओपी सुनील शर्मा को फिर किस हैसियत से वहां जाने की इजाजत मिली, डिप्टी सीएम को किस वजह से इजाजत नहीं मिली, इसका जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है, एलजी साहब ही दे सकते हैं। बट हम ये मानते हैं ये बहुत ही गलत हुआ है, नहीं हुआ होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान भाई का शुक्रिया, डॉक्टर आशीष का, दिनेश जी का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।